इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी। नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड क्या होता है? कोई भी पड़ोसी। कौन पड़ोसी? नेबर और नेबरहुड में क्या अंतर है? नेबर और नेबरहुड में क्या अंतर? हुँ? दो वर्ड है। अ वर्ड दैट इज नेबर। ठीक, एक वर्ड है दैट इज नेबरहुड। क्या ये दोनों सेम है या अलग है? सेम है या अलग है? डिफरेंट है। डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? नहीं, जनरल बताइए। हम ज़्यादा एडवांस पढ़ाते नहीं, एकदम लगेगा कि गांव वाला चल रहा है सीन। आपका घर कहाँ है? रांची में कहाँ? मोराबादी। नानी घर कहाँ है? नामकुम। बहुत नज़दीक। मान लीजिए कि ये बिहार का कोई एरिया है। ठीक, आपके कोई रिलेटिव रहता है, हो सकता है। ठीक, रांची में आपका घर है, यूपी में कोई रिलेटिव रहते हैं, कर्नाटका में कोई रिलेटिव रहते हैं। ठीक, मान लो चाचा रहते हैं, मौसी रहती। ठीक है, बुआ रहती। ठीक, नेबर का मतलब हो गया आपसे इनका डायरेक्ट कनेक्शन है कि अपने चाचा से है। क्या वो आपके पड़ोसी हैं? क्या वो आपके पड़ोसी हैं? रांची में रहते हैं, मोराबादी में? नहीं है। रिलेशन है कि खत्म, छोड़ दिए सब? है। इनसे भी रिलेशन है और इनसे भी रिलेशन है। ठीक, तो वैसा रिलेशन जो दूर होने के बाद भी कनेक्टेड है, पास है, दैट इज नेबर। दैट इज नेबर। समझ में आया? जो आपके रिलेटिव हैं, हो सकता है कि 7 समंदर पार हो, लेकिन दैट इज योर नेबर। दैट इज योर नेबर। ठीक, नेबरहुड क्या है? आपका घर है मोराबादी में, बगल में किसी का घर होगा, उसके बगल में किसी का घर होगा। ठीक, हो सकता है कि इसमें से 9 घर है, 5 आदमी को आप नहीं जानते। हो सकता है 5 आदमी को नहीं जानते, कभी उसके घर भी नहीं गए हो, ये भी नहीं जानते कि उसका नाम क्या है, बट दैट इज योर, ही इज योर नेबर। ही इज योर नेबरहुड। दैट ही इज योर नेबरहुड। समझ में आया? नेबर और नेबरहुड में क्या अंतर है? नेबर हो गया वैसा लोग जो दूर भी है लेकिन उससे रिलेशन है, दैट इज योर नेबर। और नेबरहुड वो हो गया दैट इज योर, जो आसपास रह रहा, हो सकता है कि आप उसको जानते भी ना हो, लेकिन वो आपका क्या है? नेबरहुड है। ठीक है, इंडिया का नेबरहुड, इंडिया का नेबर यूएसए हो सकता है, हाँ या ना? इंडिया का नेबर हो सकता है कौन? यूएसए। ठीक, नेबरहुड हो सकता है नहीं। ठीक, हम कंट्री के लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं, नेबर। नेबर मतलब बॉर्डर का, लेकिन इन जनरल यूज करेंगे तो नेबर मीन्स जिससे रिलेशन है, वो दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मोराबादी में बगल में मौसी का घर है तो वो नेबर नहीं हुई, वो भी नेबर हो सकती है, लेकिन नेबरहुड कौन हुआ? जो एकदम आसपास है। इंडिया का नेबर कौन, नेबरहुड कौन है? नेबरहुड पॉलिसी है ना। कंट्री उंट्री के केस में ना लगभग एक ही चीज लिख दिया जाता है, नेबरिंग कंट्री। ठीक है, और जब पॉलिसी की बात करेंगे, नेबर पॉलिसी आएगा तो वसुधैव कुटुंबकम। नेबर पॉलिसी आएगा तो सारे लोग के लिए, और जब नेबरहुड पॉलिसी आएगा तो कुछ कुछ कंट्रीज के लिए। ठीक, नेबरिंग कंट्री बोल देंगे, लेकिन नेबरहुड पॉलिसी इज रिलेटेड टू पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका। ठीक है, बना लीजिए मैप।
कब शुरू हुआ था ये पॉलिसी? कब शुरू हुआ था? 2008 में। ठीक, क्यों हुआ था शुरू? फ्रेंडली रिलेशनशिप प्लस किसको बूस्ट करने के लिए? किसको बूस्ट करने के लिए? फ्रेंडली रिलेशनशिप और म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन। म्यूचुअल मतलब म्यूचुअल मतलब हो गया ना कि आस एक दूसरे का, है ना, आपसी। हाँ, वो इसका चीफ कौन होता है? इंडिया नेबरहुड पॉलिसी का चीफ कौन होता है? चीफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, ये कौन है? आर्म्ड फोर्स का सीनियर मोस्ट ऑफिसर। ठीक है, आर्म्ड फोर्स का सीनियर मोस्ट ऑफिसर कौन होता है? सीडीएस। क्या सीडीएस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, स्टेचुटरी पोस्ट है, क्या है? कौन सा पोस्ट है? ठीक है, कारगिल वार कब हुआ था? 1999। कारगिल वार के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी का गठन हुआ। का गठन हुआ था? कमेटी का गठन हुआ था, कारगिल रिव्यू कमेटी। अपने यहाँ 3 आर्म्ड फोर्स कौन कौन बताइए? 3 आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया। कौन कौन आर्म्ड फोर्स है इंडिया का? जल थल वायु, आर्मी, एयर एंड नेवल फोर्स। ठीक, तो बात हुई कि ये तीनों अपना अलग अलग काम करता है। एयर स्ट्राइक हुआ तो एयरफोर्स जाएगा, ग्राउंड पे कुछ हुआ तो आर्मी जाएगा, और समुद्र में कुछ हुआ तो नेवल फोर्स जाएगा। लेकिन क्या किया गया? 1999 के कारगिल रिव्यू कमेटी में बात उठाई गई कि कोई भी ऐसा वार होता है तो अगर तीनों को मिला दिया जाए, तीनों को मिला दिया जाए, हो सकता है नेवी नहीं मिले कोई कोई क्षेत्र में, पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे तो नेवी नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर म्यूचुअल काम किया जाए तो हम रिजल्ट को ज़्यादा अच्छा पुश कर सकते हैं। समझ में आया? रिजल्ट को और अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए गठन किया गया एक ऐसा कमेटी का, एक ऐसा विभाग का जो इस सब में काम करे। ठीक है, इसी से पोस्ट निकल के आता है सीडीएस का, चीफ डिफेंस स्टाफ, जो क्या करता है? तीनों आर्मी को, तीनों जो आर्म्ड फोर्स है तीनों को जोड़ता है, यूनाइट करता है। ठीक है, कौन सा कमिटी का ये हुआ? कारगिल रिव्यू कमिटी। और 1999 के बाद 2019 में फर्स्ट सीडीएस अपॉइंट होते हैं, नाम बिपिन रावत। फर्स्ट सीडीएस बिपिन रावत। ठीक, रिकमेंडेशन कमिटी के जो रिकमेंडेशन ऑफिसर थे, क्या उनका नाम था? डीबी डीबी सेकातर, क्या नाम था? ठीक, सीडीएस कौन होते हैं? सीडीएस तीनों आर्म्ड फोर्स को पकड़ के रखते हैं। सेकेंड, डिफेंस मिनिस्टर के, सीडीएस डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है।
सीडीएस डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है। सीडीएस का मिनिस्ट्री जो जाएगा वो किसके अंडर है? डिफेंस मिनिस्टर या पीएम? डिफेंस मिनिस्टर। ठीक, तो सीडीएस चीफ एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर भी। समझ में आया? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के एडवाइजर कौन है? सीडीएस। ठीक, और डिपार्टमेंट ऑफ टेरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के हेड कौन है? सीडीएस। समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? कि इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी है, किस किस कंट्री के लिए है? बोलते जाइए। और ठीक है, समझ में आया क्या? ये सब कंट्री के लिए है। सीडीएस कब बना? 1999 में। किसके रिव्यू में? कारगिल वार का जो कमिटी बना, जो कारगिल वार का रिव्यू कर रहा था, उसमें हमको जरूरत पड़ा, नीड पड़ा क्या कि एक ऐसा स्टाफ एजेंसी होना चाहिए जो तीनों को मिला के काम करे। तो कौन सा पोस्ट निकल के आया? सीडीएस का पोस्ट। ठीक है, सीडीएस का पोस्ट पहला कौन बने? कब बने? 2019 में। रिकमेंडेशन किसका था? कौन से? डीवी सकटकर। ये जो थे कारगिल रिव्यू कमेटी के हेड आईएएस थे। कौन थे? कारगिल रिव्यू कमेटी के हेड आईएएस ऑफिसर, चीफ आईएएस ऑफिसर। और क्या क्या होता है? चीफ एडवाइजर होता है डिफेंस मिनिस्ट्री का। कौन? सीडीएस। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का कौन होता है एडवाइजर? सीडीएस। और मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? सीडीएस। नेबरहुड पॉलिसी, ठीक है, इंडिया और साथ में उसके नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया और साथ में नेबरिंग कंट्रीज। ठीक, इंडिया सबसे ज्यादा परेशान किससे है? पाकिस्तान से नहीं है, चाइना से। किससे है? चाइना। ये इंडिया है, ठीक, और ये चाइना है। क्या चाइना एक नेबरहुड कंट्री है? है, ठीक। तो क्या चाइना भूटान का नेबरहुड कंट्री है? क्या चाइना नेपाल का नेबरहुड कंट्री है? ठीक। क्या चाइना म्यांमार का नेबरिंग कंट्री है? ऐसा हो कि म्यांमार के साथ भी अपने साथ। ठीक है। क्या चाइना पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है? क्या चाइना अफगानिस्तान का नेबरिंग कंट्री है? इसका मतलब क्या हुआ कि मेजर जो अपना मेजर नेबर है वो चाइना का भी मेजर नेबर है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम इन्फ्लुएंस नहीं रखते हैं, अगर हम अपने नेबरहुड कंट्री को इन्फ्लुएंस नहीं रखते हैं, तो उसको कौन इन्फ्लुएंस कर जाएगा? चाइना। समझ में आ रहा है क्या कि अगर मेरा बढ़िया संबंध नहीं रहा किसी भी कंट्री से, ठीक, सबसे ज्यादा कट्टरता है चाइना से, तो चाइना क्या करेगा? भूटान को अपने में ले लेगा, नेपाल को ले लेगा, ठीक, म्यांमार को ले लेगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट लिखिए, सैंडविच कंट्री। लिखिए सैंडविच कंट्री। क्या होता है सैंडविच कंट्री?
हाँ, 2 कंट्री है, जैसे सैंडविच होता है, 2 ब्रेड होता है, बीच में फिल कर दिया जाता है, ठीक है। ये बड़ा देश है इंडिया, और ये बड़ा देश है चाइना, ठीक। बीच का 2 कंट्री नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान कैसा कंट्री है? सैंडविच कंट्री, ठीक है। इस टाइप का कंट्री बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है किसी, क्यों? क्योंकि उसको डर रहता है, या तो ये वार कर देगा या ऊपर से वार हो जाएगा, तो ये किसी के भी इन्फ्लुएंस में तुरंत चला जाता है, ठीक है। इस टाइप का कंट्रीज 2-3 है। अगर नेपाल भूटान वगैरह पे चाइना का इन्फ्लुएंस हो गया तो दिक्कत है, अपना इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह के लिए दिक्कत है। इस कारण क्या होता है कि हम अपने नेबरहुड पॉलिसी को क्यों इन्हांस कर रहे हैं? टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम प्रो चाइनीज पॉलिसी। किससे? ठीक, मतलब इंडिया हो गया और इसके जो नेबरहुड कंट्रीज हैं उससे हम फ्रेंडली रिलेशन क्यों बना रहे हैं? ताकि चाइना के प्रो चाइनीज इन्फ्लुएंस से हम बच सके, हम बच सके। अगर ये सब इन्फ्लुएंस्ड होता चाइना से तो इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेटिंग है। समझ में आया? समझ में आया? स्ट्रेटेजिकली सोचेंगे कि हम नेबरहुड को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट चाइना भी एक मुद्दा है नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। समझ में आया? आगे बढ़े। समझ में आ गया? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो? यूपीआई में कितने तक का पेमेंट हो सकता है? कितने तक का? द सिस्टम बाय विच यूपीआई वर्क्स इज नोन एज एनपीसीआई। तो बॉडी है जिस सिस्टम पे काम करता है यूपीआई, उस सिस्टम का क्या नाम है? यू आर द टॉप रैंकर। यूपीआई किस चीज पे काम करता है? जैसे एनईएफटी काम करता है, जैसे आरटीजीएस काम करता है, ठीक है। तो मनी ट्रांसफर के किस फॉर्मूला पे यूपीआई काम करता है? यूपीआई कम्स अंडर विच ऑफ द क्लियरेंस सिस्टम ऑफ करेंसी? आईएमपीएस, इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम। कितने तक का पेमेंट? कितने तक का पेमेंट? हम यूपीआई के थ्रू कितने तक का पेमेंट कर सकते हैं? पढ़ाया गया है नहीं? कितने तक का? नेफ्ट में कितने तक का? और आरटीजीएस 10 लाख से ऊपर? 10 लाख से ऊपर या 0 to? सही बोल रहे? अगर हम 10 लाख 12 लाख का पेमेंट करते हैं तो कैसे जाएगा वो? 10 लाख जाएगा एनईएफटी से और 2 लाख जाएगा आरटीजीएस, यही ना? आरटीजीएस में मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम? क्या स्टेटमेंट सही है? आरटीजीएस में मैक्सिमम लिमिट सील किया हुआ है। देर इज नो मिनिमम लिमिट फॉर आरटीजीएस। क्या ये सही? देर इज लिमिट नहीं है? अपर लिमिट, लोअर लिमिट? लोअर लिमिट तो किसी में नहीं है।
आपके फोन पे में पैसा, आप 0 रुपया पेमेंट कीजिए, कोई बोलने आएगा? नहीं आएगा। तो 0 से लेके एनईएफटी में अपर लिमिट है, यूपीआई में अपर लिमिट है, आरटीजीएस में अपर लिमिट, आप क्या बोले थे? आरटीजीएस हैविंग अपर लिमिट। ठीक है, यूपीआई में कितना तक का ट्रांजेक्शन? 5 लाख। कितना? 5 लाख का ट्रांजेक्शन। कितने तक का ट्रांजेक्शन? 5 लाख तक का ट्रांजेक्शन किया जा सकता। ये पढ़ाए थे आप लोग को, सब खत्म हो गया। ठीक, न्यूज में क्या आया? इज यूपीआई ट्रांजेक्शन इज टैक्सेबल? क्या यूपीआई ट्रांजेक्शन टैक्सेबल है, हाँ या ना? नहीं। ठीक, उसी पे आया कि अब टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा। 5 लाख तक का पेमेंट होता है तो टैक्सेबल होगा। कब से टैक्सेबल होगा? रेंज, रेंज मतलब दो लिमिट हो गया यूपीआई का, एक हो गया टैक्सेबल लिमिट एंड सेकेंड इज नॉन टैक्सेबल लिमिट यूपीआई। ठीक है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट, अपर लिमिट 5 लाख। ठीक है, पहले क्या था? पहले क्या था? नो टैक्स। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं उसमें टैक्स नहीं लगेगा, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। अब क्या हो गया? दो पार्ट में, एक पार्ट नॉन टैक्सेबल, सेकेंड पार्ट टैक्सेबल। ठीक, नॉन टैक्सेबल में 0 to 1 लाख का पेमेंट, टैक्सेबल में 1 लाख से 5 लाख तक का पेमेंट। ठीक, 1.20 लाख का पेमेंट होता है तो उस पर कितना टैक्स बैठेगा? 1.20 लाख का हम पेमेंट किए तो कितने पैसे पे टैक्स बैठेगा? 20,000 पे। समझ में आता है ये चीज? बाल्टी में, बाल्टी में भरने वाला सिस्टम बताए। यूपीआई के पास दो बाल्टी, एक बाल्टी का कंटेनर का कितना क्वांटिटी? 1 लाख, 1 लाख रुपया डाला। सेकंड में, सेकंड वाला बाल्टी 4 लाख का, 1 लाख का और 4 लाख का मिला के 5 लाख का बाल्टी। समझ में आया? पहले बाल्टी में हम कितना भर दिए? 1 लाख। जब पहला बाल्टी नहीं भरा है तो टैक्स नहीं लगेगा, मतलब 1 लाख तक का हम पेमेंट करते हैं तो टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा बाल्टी भरते हैं तो पहले पहला बाल्टी हमको कंप्लीट कर देना है। ठीक, तब हम सेकंड बाल्टी में जाएंगे। सेकंड बाल्टी में जितना एक्स्ट्रा पैसा जाएगा उसे 1 लाख ये कर दो। मैक्सिमम कितने रुपए में लग सकता है टैक्स? मैक्सिमम कितना तक का रुपया इज अ टैक्सेबल अमाउंट अंडर यूपीआई? हाँ, 4 लाख। क्या? 4 लाख। क्यों? 1 लाख तो एग्जेम्प्ट है, 1 लाख एग्जेम्प्ट है। तो मैक्सिमम सीलिंग क्या है टैक्सेबल अमाउंट का यूपीआई के अंदर? समझ में आया क्वेश्चन कैसे घूमता है?